आज हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर द लेटर वैदिक पीरियड का। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था द अर्ली वैदिक पीरियड को, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से वो चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। Between 1000 before Christ era and 600 before Christ era, the Aryans had moved eastward from the land of the seven rivers into the Gangetic plain. Some even crossed the Vindhya mountains into South Indian. During this period, the other three Vedas, the Puranas, the Ramayana and Mahabharata were also composed. It is form of these literary source and archaeological findings at various sites that historians have been able to tell us about the political, social, economic, religious life of the later Vedic people. मैंने लास्ट वीडियो द अर्ली वैदिक पीरियड में बताया था जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया का जो वो ऊपर का पार्ट है जो सप्त सिंधु रिवर के पास है वहाँ पर सभी सेटल हो गए थे। बट इन लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस जो थे वो पूरा गैंगेटिक प्लेन्स पर जाकर बस चुके थे और विंध्या माउंटेन जो कि मध्य प्रदेश में है उसे भी पार करके साउथ के स्टेट्स में चले गए थे। साउथ के स्टेट्स लाइक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, वो सब स्टेट्स में भी चले गए थे। एक और बात जो हमने पढ़ा था द अर्ली वैदिक पीरियड में कि उस वक्त 4 वेदा कंपोज्ड हुए थे, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेद, ये 4 वेद हुए थे। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड में 3 और वेद लिखा गया। वो कौन कौन से वेद थे? वो थे पुराण, रामायण और महाभारत। तो आप ये चीज़ माइंड में रखना कि रामायण, महाभारत और पुराण जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। और हमें ये सारे बुक्स पढ़कर पता चलता है कि उस वक्त का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ कैसा हुआ करता था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का ज़िंदगी कैसा हुआ करता था। लाइफ इन द लेटर वैदिक पीरियड। The Aryans moved eastward and some of the chieftain carved out kingdoms called the Janapadas. The Kurus occupied the region around Delhi and it is called Kurukshetra. Hastinapur was their capital. The Kurus combined with the Panchals who ruled over the region of Bareilly, Badwan and Farrukhabad to establish their authority over Delhi and the Doab region. The Kauravas and the Pandavas belonged to the Kuru tribe. The battle of Kurukshetra is believed to have been fought in about 915 before Christ era. जो कुरु ट्राइब थे वो सबसे पहले आकर दिल्ली को ऑक्युपाई कर लिए और उसका नाम रख दिए कुरुक्षेत्र। अगर आप कुरुक्षेत्र को अगर आप तोड़ के आराम से पढ़ोगे तो देखो इसमें लिखा हुआ है कुरु जो ट्राइब था और क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। तो कुरु का जो क्षेत्र था तो दिल्ली का नाम क्या रख दिया था? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र का जो कैपिटल था वो था हस्तिनापुर। The Kurus combined with the Panchals who ruled over the region of Bareilly, Badwan and Farrukhabad. और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जो ये कौरव और पांडव में जो युद्ध हुआ था यानी कि महाभारत जो हुआ था तो ये माना जाता है ऐसा है कि ये 950 बिफोर क्राइस्ट एरा में हुआ था। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 950 साल पहले ये युद्ध हुआ था। A number of Janpadas combined to form a large independent kingdom called Mahajanpadas. By the 6th century before Christ era, 16 Mahajanpadas was established. These 16 kingdoms were always fighting to capture each other's territory. Kosala, Vatsa, Avanti and Magadha were the 4 most important ones. Magadha established its stronghold over the entire Gangetic plains from 500 to 300 before Christ era. छोटे छोटे जो जनपद होते थे वो सब कंबाइन करके एक महाजनपद हुआ करता था और 6th सेंचुरी में ऐसा बोला जाता है कि टोटल 16 महाजनपद था। और ऐसा ये भी बोला जाता है कि ये जो 16 थे ये एक दूसरे से लड़ा करते थे कैप्चर करने के लिए एक दूसरे का एरिया को। मगधा जो कि आज का पटना का जो साइड है उसे मगधा बोलते हैं, बिहार का जो पार्ट है उसे मगध का पार्ट कहते हैं। तो वो बोला जाता था कि स्ट्रांग होल्ड करता था, मतलब कि बहुत मजबूत पकड़ बनाया हुआ था अराउंड 500 टू 300 बिफोर क्राइस्ट एरा में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का उस वक्त स्टेट्स हुआ करता था और क्या नीति हुआ करता था कि दूसरे का ज़मीन को हड़प लेना, इस तरीके का लोग का सोच था।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था इन द लेटर वैदिक पीरियड. Political structure. The most important change in the later Vedic time was that the king had become the absolute ruler. जो king होता था वो पूरा जो राज्य होता था उसका सबसे हेड होता था, एब्सोल्यूट रूलर. ऑल पावर वॉज कंसनट्रेटेड इन हिज हैंड, सारा पावर इन्हीं के हाथ में होता था. ही वॉज द सुप्रीम कमांडर इन ऑफ द आर्मी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हिज किंगडम. और ये अपने किंगडम का जज भी होता था और सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ा सेनापति वही होता था, राजा. द किंग कॉल्ड हिमसेल्फ महाराजा धीराजा, मतलब कि राजाओं का राजा, एंड सम्राट. किंग ऑफन परफॉर्म द राजस्व sacrifice and the Ashwamedha or the horse sacrifice to make a show of their powers. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अश्वमेधा क्या होता है. जो लेटर वैदिक पीरियड के किंग होते थे वो किसी घोड़े को छोड़ देते थे और वो बोलते थे सेना को कि जाओ उसको पकड़ो, सिपाहियों को बोलते थे कि वो घोड़ा को पकड़ो. तो अगर घोड़ा को पकड़ लेता था जो भी, तो उससे फिर राजा युद्ध करते थे. और अगर वो घोड़ा को नहीं पकड़ पाया कोई और वो घोड़ा जाते रहा बहुत ज़्यादा दूर एरिया तक चला गया, तो जितना दूर तक वो घोड़ा गया उतना दूर का ज़मीन उस राजे का हो जाता था. The Rajswa sacrifice was performed in order to bestow supreme power on the king. In the Ashwamedha Yajna, a special horse accompanied by soldiers was let loose for a year by the ruler to wander at will. The king staked his calm over all those territories on which the horse wandered. Later, the horse was sacrificed. If the horse was captured by the king or his soldiers, war followed. फिर war हो जाता था. As kingdoms expanded, the work of administration also multiplied. The king was now assisted by a large number of officials. The Rajpurohita performed the elaborate rituals and gave advice. The Senani came to occupy a prestigious place in the court. He had the responsibility of expanding the kingdom and helping the king during war. तो यहाँ ये बताया गया है कि जैसे राजा का किंगडम बड़ा होता था, उसका साम्राज्य बड़ा होता था, तो राजा को एडमिनिस्ट्रेटर्स का ज़रूरत पड़ता था. एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब है ये, जैसे कि नरेंद्र मोदी है वो पीएम है और फिर छोटे छोटे बहुत सारे मंत्री है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर है. फिर उसके भी नीचे मंत्री होते हैं तो वो सारे रिपोर्ट्स मंत्री को देते हैं, फिर वो मंत्री उसके ऊपर वाले मंत्री को देते हैं. तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन था. और इसमें राजपुरोहिता जो था वो रिचुअल्स, जो पूजा पाठ होता था वो करवाते थे और एडवाइस देते थे किंग को कि क्या करना चाहिए. और सेनानी मतलब जो सेना का हेड होता था. सेनानी केम टू ऑक्यूपाई अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन कोर्ट. उसका कोर्ट में बहुत ही स्पेशल प्लेस हुआ करता था और वो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि राजा जब भी लड़ाई करने के लिए जाए तो वो उसके साथ में जाए. Another official of importance was the tax collector known as the Sangrihitri. There was a change in the composition of the Sabha and Samiti. Due to large territories, it was not possible for common people to attend these assemblies. Therefore, the nature of the two assemblies became artistic, dominated only by the upper class, the Brahmins and the princes. Women no longer participated in the meetings. Now we will see about the social life. During the later Vedic period, the earlier distinctions in society based on the varna or occupation became a rigid and hereditary. A person's birth became more important than his skill or merit. Each caste had its own code of law and marriage outside the caste was forbidden. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कास्ट थे सभी कास्ट का एक अलग कोड था और एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी नहीं कर सकते थे. बट अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इन लेटर वैदिक पीरियड, बाद के वैदिक काल में ऐसा होने लगा. Brahmins occupied a very high position in society as they were learned. वो सब ज्ञानी थे इसलिए उनका जो स्टेटस था वो बहुत हाई था सोसाइटी में. They alone could perform the ritual and sacrifices. Only a select few amongst them could advise the king. Common people held them in high esteem. और common people के नज़र में जो ब्राह्मण्स थे उनका बहुत सम्मान हुआ करता था.
The position of women also began to deteriorate and they were through to be inferior to men. Deteriorate का मतलब होता है कि बद से बदतर होने लगा स्थिति लेटर वैदिक पीरियड में. एंड दे वर थ्रू थॉट टू बी inferior to men, और वो सब आदमी से कम माने जाने लगी. मतलब कि जो आदमी हुआ करता था उसको ज़्यादा मानते थे और औरत को दबा कर रखा जाने लगा उस समय में. दे वर नॉट अलाउड टू रीड वैदिक लिटरेचर, और विमेन लोग को ये अलाउ नहीं था कि वो सब लिटरेचर को पढ़े. देयर मेन ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, और उनका यही काम था कि वो अपने पति और बच्चों का ध्यान रखें. Polygamy was prevalent among princes, the upper class and the rich. However, it was not the prevalent custom among the common people. The birth of son was preferred to that of the daughter. Women could not own or inherit property. तो यहाँ पर पॉलीगैमी का मतलब है कि मोर देन वन वाइफ, किसी आदमी का एक से ज़्यादा वाइफ होना. तो ये प्रचलन में आ गया था, ये ट्रेंड करने लगा था उस वक्त. और जो प्रिंसेस होते थे और जो अपर क्लास के लोग होते थे, जो अमीर होते थे, वो सब एक से ज़्यादा शादी कर लिया करते थे. और बेटों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था बेटियों से. और जो वुमेन थी वो अपना प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती थी या फिर उनके नाम का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता था. तो ये था सोशल लाइफ. हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रिलीजन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, कि उस वक्त का रिलीजन कैसा होता था, कौन कौन से भगवान को माना जाता था. New gods began to be worshipped. Prajapati or Brahma, the creator, was the supreme god. Vishnu, the preserver, protected the people, while Shiva was the destroyer. The trinity of Brahma, Vishnu and Shiva replaced the gods of nature. अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था इन द अर्ली वैदिक पीरियड कि उस वक्त के जो लोग थे वो लोग नेचर का पूजा करते थे, लाइक आकाश, हवा, पृथ्वी, ये सब का पूजा करते थे. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड नए नए भगवान को पूजा होने लगा. तो वो कौन कौन से भगवान थे, उसमें थे ब्रह्मा भगवान को क्रिएटर बोला जाता था. ऐसा माना जाता था, उन लोगों का मानना था कि जो ब्रह्मा भगवान थे वो इस दुनिया को बनाए हैं, इसीलिए इसे क्रिएटर कहा गया. और द सुप्रीम गॉड, भगवानों का जो सबसे सुप्रीम गॉड होता है वो है. फिर विष्णु का प्रिजर्वर मतलब बचाना. विष्णु भगवान को प्रिजर्वर बोलने लगे क्योंकि वो लोग को बचाते थे, रक्षा करते थे लोगों के. और तीसरा शिवा को डिस्ट्रॉयर बोलते थे क्योंकि शिव जी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, इसीलिए इन्हें द डिस्ट्रॉयर बोलते थे. The form of worship that we see among the Hindus today has its roots in the later Vedic period. तो आज हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सभी हम लोग का कनेक्टेड है द लेटर वैदिक पीरियड से. लेटर वैदिक पीरियड के पहले यानी कि द अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर को पूजा जाता था. हवा, पानी, जो भी मिट्टी, इन्हें पूजा जाता था. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड में से ही आज तक हम लोग इन भगवानों को पूजा करते हैं. Community sacrifices were performed in which the ruler and the whole community participated. The laws framed by the Brahmin governed the caste. Elaborate rituals were performed at the birth of a child, his trade ceremony or upnayana at his marriage, and his death. Cows, horses, gold, and cloth were given to the Brahmins as a gift. As the Brahmins officiated between God and man, their power and influence in society instead. तो जो ब्राह्मण्स हुआ करता था उसे भगवान और इंसान का एक मतलब कनेक्शन मतलब बताते थे कि वो इसका बात उन तक पहुंचाते हैं. Towards the end of the Vedic period, there was a strong opposition against these belief and superstitions. Many people stood up against the practice of sacrifices and elaborate rituals, as well as the domination of the Brahmin. तो बहुत से लोग ऐसे भी थे उस ज़माने में जो कि ये सब के विरोध में थे. लाइक वो नहीं चाहते थे कि किसी का बलि पड़े या फिर कुछ भी रिचुअल्स हो किसी चीज़ में. ये सब को अंधविश्वास मानते थे और वो सब ब्राह्मण के भी खिलाफ थे कुछ लोग उस वक्त के ज़माने में.
हमने अभी जो कुछ भी पढ़ा वो था अबाउट द रिलीजियन इन द लेटर वैदिक पीरियड। अब हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर इन द लेटर वैदिक पीरियड। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द लास्ट थ्री वेदास, द शाम वेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा वेर composed. The Samveda is a collection of words of the Rig Veda set to music. The Yajurveda contains canons which were followed during the observance of different rituals and yajna. It is essentially consists of these rules and norms for different types of yajna and sacrifices. The Atharvaveda contains chants and spell two words of danger, disease and defeat. तो आपने देख लिया कि इन तीनों वेदों में कौन कौन सी बातें लिखी थी। It was during this time around 600 before Christ era that the Upanishad were compiled. They focused on the importance of right belief and knowledge. तो उपनिषद में मतलब सही सही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी और भगवान का जो मैसेज है उसे लिखा गया था उपनिषद में। During this time, the epic Ramayana and Mahabharata were also composed, and literary works were produced in the field of grammar, poetry, astronomy, medicine, music, and astrology. The Sanskrit language also owes its origin to the Vedic Aryans. रामायणा और महाभारत भी द लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखा गया था। नाउ वी विल रीड अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड कि किस तरीके से इकोनॉमी चलता था उस ज़माने में। फार्मिंग रिमेन्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द किंग which earned him revenue. Wheat, rice, vegetable, cotton, and oilseed were grown. Apart from agriculture, many crafts like weaving, leatherwork, pottery, jewelry, designing, and carpentry developed. Other than gold, silver, copper, lead, and tin, they had discovered the use of iron. Many agricultural implements and weapons of war made of irons. एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का उस वक्त के भी ज़माने में। और राइस, वेट, बार्ली ये सब उगाया जाता था और फिर राजा इन सब चीज़ों पर टैक्स लिया करते थे। फिर आयरन भी डिस्कवर्ड हुआ और आयरन के बहुत सारे चीज़ों का सामान जो है वो एग्रीकल्चरल में इस्तेमाल होता था, लाइक हल हुआ, ये सब में आयरन का ही हल बनाया जाता था उस वक्त के ज़माने में। Artisans and craftsmen produced goods of fine quality. They were organized into guilds. Guilds का मतलब होता है कि एक छोटा सा ग्रुप जो एक काम करता हो उसका एक छोटा सा ग्रुप। The guilds regulate the price. These professions became hereditary with time and constituted subcaste और जाति। फिर वो guilds जो है वो जाति में बट गए थे। The barter system was discontinued and money in the form of gold, silver coin was used as the medium of exchange. In other words, economic activities became more complex. The earliest coin of India was commonly known as punch-marked coin. पंच मार्क कॉइन मतलब क्योंकि इस पर पंच किया हुआ रहता था किसी चीज़ का, इसीलिए इसे पंच मार्क कॉइन कहते थे। एज द नेम सजेस्ट दीज कॉइन्स बियर सैम्बल ऑफ वेरियस टाइप्स पंच्ड इनटू ऑनटू पीसेस ऑफ सिल्वर ऑफ स्पेसिफिक वेट। द अर्लीस्ट इंडियन कॉइन हैड नो डिफाइंड शेप एंड दे वर मोस्टली यूनिफेस, मतलब उनमें एक फेस किसी चीज़ का बना हुआ रहता था। सेकेंडली दिस कॉइन्स लैक एनी इंस्क्रिप्शंस, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था। टू वेल नॉन नुमिस्मैटिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कॉइन्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो टू वेल नॉन नुमिस्मैटिस्ट डी.बी. स्पूनर एंड डॉक्टर भंडाकर आफ्टर केयरफुल स्टडी independently concluded that the punching of various samples representing animals, hills, trees and human figures followed a definite pattern and these coins were issued by royal authority. ये सब जितने भी coins होते थे ये सभी राजा इश्यू करते थे। Both literary and archaeological evidence confirm that the Indian invented coinage somewhere between 5th and 6th century before Christ era. ये ऐसा बोला जाता है कि जो पहला कॉइन इंडिया में इशू हुआ था वो हुआ था अराउंड 5 to 6th century before Christ era. A hoard of coins discovered at Chaman Hajuri in 1933 contained 43 silver punched coins, the earliest coin of India. Along with the Athenian coin minted in Athens, a city of Greece, and Archimedean Persian coins.
Bear hoard Taxila was discovered in 1924, contained 1055 punched mark coin in worn out condition and two minted coins of Alexander. This archaeological evidence clearly indicates that the coin were minted in India long before 4th century before Christ era, that is, before the Greek advanced towards India. Alexander invention of Persia and India. There is also a strong belief that silver as a metal, which was not available in Vedic India, became abundantly available between 5 to 600 before Christ era. Most of the silver came from Afghanistan and Persia as a result of international trade. ऐसा बोला जाता है कि कॉइन्स जो था सिल्वर का कॉइन वो इंडिया में बिल्कुल नहीं पाया जाता था, बट 500 टू 600 बिफोर क्राइस्ट एरा में ऐसा हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा सिल्वर का कॉइन आ गया। इससे ये हमें पता चलता है कि ज़माने में क्या जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस हुआ करता था, इसीलिए अफ़गानिस्तान का कॉइन इंडिया में आ गया और जो भी मतलब पर्सिया का कॉइन है वो इंडिया में बहुत सारा मिला था। The Aryans followed the Gurukul system of education. A student or brahmachari lived in the household of the Guru in the ashram and served him by doing various household tasks. जो भी वहाँ पे गुरुकुल में जो भी काम होता था वो स्टूडेंट सब करते थे और उसके बदले में इन रिटर्न द गुरु इम्पार्टेड नॉलेज, और उसके बदले में गुरु जो है वो नॉलेज देते थे। गुरु शिष्य और टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप वॉज कंसिडर्ड वेरी सैक्रेड, बहुत पवित्र माना जाता था। एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ वैदिक लिटरेचर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर विच वॉज ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम टीचर टू प्यूपिल, और उस वक्त जो है वो ओरली पढ़ाया जाता था और कुछ ही स्टूडेंट बैठते थे टीचर के पास और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया करते थे। Pupil education was free and open to the three higher caste but not to the Sudras. हायर कास्ट को एजुकेशन फ्री था, बट जो शूद्रास थे उनके लिए एजुकेशन फ्री नहीं था। द रिच पीपल ऑफर्ड गुरु दक्षिणा और फी आफ्टर ग्रेजुएशन, और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी तो स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर को गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तकसीला जो कि अभी पाकिस्तान में है, काशी और उज्जैन वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। द लाइफ स्पैन इन वैदिक इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट। ज़िंदगी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ 25 ईयर्स, और इन चारों को 25-25 सालों में बांटा गया है। दीज आर कॉल्ड द आश्रमास। पहला है ब्रह्मचारी आश्रमा, ब्रह्मचार्य आश्रमा। दिस फेज कंटिन्यूड द फर्स्ट 25 ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ। किसी व्यक्ति का शुरू के 25 साल, मतलब 1 साल से लेकर 25 साल तक को बोला जाता था ब्रह्मचार्य आश्रमा। अकॉर्डिंग टू वैदिक सोसाइटी, टू प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य द स्टूडेंट नीडेड टू गो एंड लिव विद द टीचर। ब्रह्मचार्य इन अ वे थॉरली प्रिपेयर्ड द यंग माइंड फॉर द वर्ल्ड, दस इवॉल्व द गुरुकुल सिस्टम। तो ब्रह्मचार्य में जो स्टूडेंट है वो गुरु के पास रहते थे पूरे अपने 25 सालों तक, और इसमें ये ज़िंदगी को कैसे जीना है ये सीखा करते थे। गृहस्थ आश्रमा, दीज वेर द नेक्स्ट 25 ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ एंड मेंट मैट्रिमोनी ऑफ लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर। ये शुरू के 25 सालों के बाद का 25 साल मतलब गृहस्थ है, मतलब गृहस्थ मतलब होता है घर के कामों से, तो इनमें इनका शादी होता था और घर ये संभालते थे। तीसरा है वनप्रस्थ आश्रमा। दीज वर द नेक्स्ट 25 ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ, मतलब कि 50 साल के बाद, एंड मेंट मेडिटेशन एंड लिविंग द लाइफ ऑफ अ हेरमिट एंड फॉरेस्ट। और फिर मतलब ये 50 साल के बाद मेडिटेशन और जंगल में रहना, ये था वनप्रस्थ आश्रमा। और सबसे लास्ट में है संन्यासा आश्रम, संन्यास लेना मतलब रिटायरमेंट लेना, तो ये है 75 ईयर्स के बाद का। This stage marked the last year of an individual life and meant renunciation or giving up all the earthly pleasure। जो भी सुख है जो उसे अर्थ में मिला है, ये सभी सुख को त्याग देना, ये था संन्यासा आश्रमा। आई होप आपको ये 4 स्टेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द आर्यंस कल्चर, कि आर्यन का क्या कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ द आर्यन कल्चर, the Vedic age left a huge impact on Indian culture today. Hinduism is on the form of that it is practiced in today, is the most followed religion in India. It is based on the philosophy of the Vedas and the Upanishad.
Brahma, Vishnu, and Shiva, the god who were worshipped during the later Vedic age, became an integral part of Hinduism. Most importantly, the Vedic culture and Sanskrit language united people with common culture ties, giving them a sense of identity. तो आर्यन कल्चर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये पड़ा कि उस वक्त का जो पूजा पाठ हुआ करता था, जो भगवान इंट्रोड्यूस किए गए थे, लाइक ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव जी, तो उनका पूजा हम लोग उस वक्त से ही करते आ रहे हैं और वो जो भी वेद है उन सभी की बातों को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो ये था इम्पैक्ट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा द लेटर वैदिक पीरियड। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।